म्यूचुअल फंड से जुड़ी कई और अहम चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लेडर अप वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राघवेंद्र नाथ जी। राघवेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। धन्यवाद संदीप, इट्स प्लेजर टू बी ऑन दिस शो। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कई फंड सिर्फ 10 रुपए के एनएवी वाले एनएफओ लेकर आते हैं, क्या ये एक गिमिक है? आपको क्या लगता है सर, क्या निवेशकों को इनमें सिर्फ इसलिए निवेश करना चाहिए कि ये काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, या उन्हें किसी ऊंचे एनएवी वाले अच्छे ओपन एंडेड स्कीम्स में पैसा लगाना चाहिए? तो कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस अगर आप देख लीजिए, चाहे वो बिरला का हो या रिलायंस हो या एचडीएफसी है या आईसीआईसीआई है, उनका एक लॉन्ग टर्म उद्देश्य है अपने फंड का साइज बढ़ाने का। ठीक है। और वो साइज बढ़ाने के लिए वो अपने जितने ओपन एंडेड फंड्स हैं उनकी तो मार्केटिंग करते ही रहते हैं। पर जहां भी उन लोगों को लगता है कि कोई गैप है उनकी ऑफरिंग में, जैसे किसी के पास हो सकता है कोई मिड कैप फंड ना हो, या किसी के पास बैलेंस फंड नहीं है, या किसी के पास कुछ और नहीं है, तो ये फिर ये ओपन एंड ये जो न्यू फंड ऑफर लेके आते हैं 10 रुपए का, क्योंकि फंड तभी से चालू है, कहीं से तो चालू होना ही है। और लोगों के लिए वो एक क्या लगता है कि उनको लगता है 10 रुपए में मिल रहा है तो सस्ता है तो ले लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं निवेशक भी और बहुत सारे एडवाइजर्स भी बोलते हैं कि ये 10 रुपए का नया फंड है, नया कॉन्सेप्ट है, नया फंड मैनेजर है, व्हाई डोंट यू ट्राई एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा समझ ये है कि मतलब उसमें कुछ बुराई नहीं है, 10 रुपए के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो फ्रॉम जस्ट पर्सपेक्टिव कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अगर 10 रुपए का हो या 20 रुपए का हो, बात तो एक ही है। अगर फंड मैनेजर अच्छा है तो दोनों फंड्स को अच्छा चलाएगा। पर उसमें कुछ एडवांटेज भी नहीं है कि आप 10 रुपए का फंड सस्ता है तो आप डाल दीजिए और 200 रुपए का फंड महंगा है तो वो ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो फंड मैनेजर है उसकी क्वालिटी को देखकर, क्योंकि इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि आप 10 रुपये का खरीद रहे हैं, 200 रुपये का खरीद रहे हैं, इस बात पे आपका निवेश निर्भर करता है कि आप जब किसी म्यूचुअल फंड में या किसी एनएफओ में पैसा लगाते हैं तो जो फंड मैनेजर, जो उस फंड को मैनेज करने वाला है, वो किस तरह का निवेश करता है और आपके जो निवेश आप करने वाले हैं उसके ऊपर रिटर्न किस तरह का बनेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी मार्केट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी उठापटक का दौर है। 1-2 दिन में हम देखते हैं कि बाजार काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाता है और एक दिन में ही फिर काफ़ी ज़्यादा गिर भी जाता है। ऐसे माहौल में क्या नई एसआईपी शुरू करने का सही समय है? अगर है आपके मुताबिक तो फिर कहां निवेश करना चाहिए? तो संदीप, एसआईपी का जो एक बेसिक जो फॉर्मूला है एसआईपी का है, और एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज है ये है कि मार्केट के उतार और चढ़ाव को वो बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर लेता है। तो अगर जैसे लेट्स से आज सेंसेक्स 50,000 के आसपास का है, और अगर किसी को ये पता लग जाए कि सेंसेक्स 10 साल के बाद 2 लाख का होगा तो उसको हमें तब फायदा होगा जब वो मोस्टली 30,000, 35,000, 40,000 पे इन्वेस्ट करें, ना कि 60, 70, 80,000 पे इन्वेस्ट करें। और एसआईपी आपके लिए एग्जैक्टली ये करना है, क्योंकि आप अगर जैसे 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो मार्केट गिरता है तो आपको सेम 10,000 में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। exactly. और जब मार्केट बढ़ा रहता है तो सेम 10,000 में आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। तो क्योंकि मार्केट अभी उतार चढ़ाव ज्यादा है, बाद में कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव तो मार्केट की फितरत है और वो चढ़ते रहेगी, नियति है उसकी, और कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी। पर एसआईपी का होल पर्पस है कि वो वॉलेटिलिटी को कैप्चर करे और लॉन्ग टर्म में फिर आपको ज्यादा रिटर्न मिले जिससे। तो एसआईपी को किसी भी समय चालू कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि अभी बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा है तो आपको अभी चालू करना। ठीक है। मतलब बाजार का तो उतार चढ़ाव है, वो तो बाजार का नेचर है कि ऊपर या नीचे होता रहेगा, लेकिन एसआईपी एक प्रोडक्ट ही ऐसा है, अपने आप में उसका ये एडवांटेज है कि वो बाजार की जो उठापटक है उसे कैप्चर करता है और आपको लॉन्गर टर्म में, यानी कि लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स दिलाने के लिए सक्षम होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। बाजार में ये जो गिरावट का दौर है उसमें एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि क्या डिविडेंड यील्ड फंड्स निवेश का एक सही विकल्प हो सकते हैं? अगर हाँ, आप भी उसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ हैं तो क्या पोर्टफोलियो में उन डिविडेंड यील्ड फंड्स का कितना प्रोपोर्शन या कितना हिस्सा होना चाहिए? तो डिविडेंड यील्ड फंड का जो एक कॉन्सेप्ट है वो है वैल्यू ओरिएंटेशन।
आज जनरली दो तरीके की फिलॉसफी है इन्वेस्टमेंट्स की। एक तो ग्रोथ ओरिएंटेशन होती है और दूसरी वैल्यू ओरिएंटेशन है। ग्रोथ ओरिएंटेड जो स्ट्रैटेजी है उसमें फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है जहां पर आने वाले समय में उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो का मार्केट से बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो ये स्टॉक्स जो ग्रोथ स्टॉक है, क्योंकि और हर आदमी ये सोचता है कि इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से ज्यादा फायदा होगा, तो ये स्टॉक्स थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। लाइक बजाज फाइनेंस है या कोटक बैंक है या एचडीएफसी बैंक है। ये जितने स्टॉक्स हैं ये ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं। यहाँ पर सब सारे स्टॉक्स में 18, 20, 25% की ग्रोथ आती रहती है। एंड दैट द रीजन ये स्टॉक्स की वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा है। पर दूसरी तरफ एक कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि ग्रोथ तो ज्यादा नहीं कर रही हैं पर उनका प्रॉफिट बहुत अच्छा है। जैसे लेट्स से फर्ज के तौर पर आप एनटीपीसी को देख लीजिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, 3-4% की ग्रोथ होगी या 5% की सालाना ग्रोथ होगी, पर वो प्रॉफिट कमाता है और हर साल प्रॉफिट कमाते रहता है। तो ऐसी कंपनियां जो हैं जो अच्छा डिविडेंड भी दे रही हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं, तो इनके स्टॉक्स ग्रोथ ओरिएंटेड फंड मैनेजर्स नहीं लेते हैं, तो उसमें वैल्यूएशन थोड़े कम रहते हैं। तो जो अगर कोई स्टॉक 100 रुपए का है जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो सेम फंडामेंटल्स का स्टॉक में ही 50 रुपए का है, क्योंकि वो वैल्यू है और जहां पर ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है। तो इन स्टॉक्स की जो डिविडेंड यील्ड है ज्यादा रहती है। तो डिविडेंड यील्ड इज अ गुड स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट टू इक्विटी मार्केट्स कंजर्वेटिवली। तो जो थोड़े से कम रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा एक आयाम है टू काइंड ऑफ इन्वेस्ट द मार्केट थ्रू डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स और डिविडेंड यील्ड फंड्स। ओके, तो दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। दो तरह से फंड मैनेजर्स आपका जो पैसा है उसे निवेश करते हैं, एक ग्रोथ की स्ट्रैटेजी और दूसरा है वैल्यू की स्ट्रैटेजी, यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि प्रॉफिट बहुत अच्छा कमाती हैं लेकिन वहां पे ग्रोथ थोड़ी सी कम रहती हैं, तो प्राइस कम रहता है, वैल्यू ज़्यादा रहती है, तो उस लिहाज से डिविडेंड अच्छा देती हैं कंपनियां, तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रिस्क की जो बात राघवेंद्र सर कह रहे हैं कि अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, कम जोखिम वाले इन्वेस्टर हैं, तो आपको फिर ये जो डिविडेंड यील्ड वाले जो फंड्स हैं उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो ये एक बेटर प्रोपोर्शन हो सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि हाल में हमने देखा है कि जो फ्रंट रनिंग जैसे जो फ्रॉड हैं वो काफ़ी ज़्यादा सामने आए एएमसीज में। अगर किसी एएमसी में ऐसा घपला सामने आ रहा है तो निवेशक को क्या करना चाहिए? उसे अपना एसआईपी रोक देना चाहिए, पैसा निकाल लेना चाहिए या निवेश बनाए रखना चाहिए? क्या रणनीति होनी चाहिए जब कोई घपले की खबर आती किसी एएमसी में? तो घपला किस तरीके का है ये देखना जरूरी है। घपला कई बार इंडिविजुअल रिलेटेड होता है, जैसे आपने कहा फ्रंट रनिंग, तो कोई एक ऐसा एडवेंचरस आदमी था फंड मैनेजमेंट टीम में जो कि उसके अपनी पोजीशन का फायदा उठाना चाहता था। जितनी एएमसीज हैं मैंने देखा है कि वो सब चीजों को जब भी कुछ ऐसी खबर आती है तो बहुत स्ट्रिक्टली डील करते हैं, और ऐसी खबरें बहुत कम हो गई हैं। अभी होती हैं, अभी एक आध ऐसे केस आए हैं, पर पहले ये बहुत ज्यादा होता था, और जैसे जैसे एएमसीज बड़ी हो रही हैं इनकी ये खबरों का सिलसिला भी कम हो गया है। और मोस्ट एएमसीज का जो ब्रांड है वो इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि कोई भी नहीं चाहता कि उनके फंड में कोई एम्प्लॉय ऐसा कुछ कर डाले। तो मेरे हिसाब से तो अगर कुछ ऐसा मामला आ भी जाए तो उससे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि वो एएमसी कमजोर है। अच्छा। क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है। और जनरली ये देखा गया है कि किसी भी एएमसी में ऐसा कुछ वारदात हो जाती है तो फिर वहां पर कंट्रोल्स और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो आने वाले समय में उस एएमसी में ऐसी वारदात होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इन अ वे टेक दैट, अगर ऐसा कुछ न्यूज आती है तो उसको आइसोलेटेड इंसिडेंट समझ के छोड़ देना चाहिए, अनलेस की फंड लेवल पर कुछ ऐसा है कि पूरे के पूरा फंड मैनेजमेंट टीम में ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर बाकी मार्केट भी रिएक्ट करेगा और हमें भी रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई घपला किसी एएमसी में सामने आए तो उसका नेचर क्या है, क्या केवल वो किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय तक रिस्ट्रिक्टेड है या पूरी जो फंड मैनेजमेंट की टीम है वहाँ पे ही घपला है, तो फिर आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर किसी एम्प्लॉय लेवल पे आता है तो आपको अपना एसआईपी या तो फिर अपना निवेश उस एएमसी या उस स्कीम में नहीं बंद करना चाहिए। आप यही कह रहे हैं सर, मैं सही समझाऊं? जी बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं।
ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं सर। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं वो ये सलाह देते हैं कि म्यूचुअल फंड यूनिट डायरेक्ट यानी सीधे खुद नहीं खरीदना चाहिए। क्या ये सही है? आप क्या मानते हैं सर? और दूसरा ये भी कि अगर कोई खुद ही पैसिव फंड जैसे कि किसी इंडेक्स फंड में निवेश करता है तो क्या उसमें किसी तरह की कोई समस्या आती है? तो देखिए क्या होता है कि आज आपके पास आज कोई आप कोई कोर्ट केस में फंस जाएं तो आप वकील के पास जा रहे हैं, आप घर बना रहे हैं तो आप आर्किटेक्ट के पास जा रहे हैं, आप डॉक्टर, आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। और पर फाइनेंस का मामला आता है तो हर आदमी सोचता है मैं ही फंड मैनेजर हूँ, मैं ही एडवाइजर हूँ। तो एक एडवाइजर एक बहुत बड़ा काम कर रहा है इन्वेस्टर के लिए, जो उसको समझ में नहीं आता है कि उसको वो ऐसी चीजें ना करने से मना कर रहा है जो जहां पर उसको नुकसान हो सकता है।